नमस्कार मित्रों। आज जिस विषय को मैं ले रहा हूं वो उन सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं या जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आज का जो विषय है वो है लिसनिंग स्किल, सुनने की कला। मित्रों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत और अन्य जगहों पर जो छात्र अध्ययनरत हैं उनके लिए यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग को यह जानना जरूरी है कि शिक्षण की प्रक्रिया में जितना धैर्य से और जितना कंसंट्रेशन एकाग्रचित हो करके सुनने की क्रिया को संपादित किया जाए, उतना ही विषय दिमाग में स्पष्ट और स्थायी याददाश्त या मेमोरी के रूप में आपके मस्तिष्क में संग्रहित हो जाता है। बोलना एक कला है। ज्यादातर लोग बोलना जानते हैं। सुनने की कला उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, जब कभी आप किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास जाते हैं, जो सीनियर लेवल के अफसर्स होते हैं, वो केवल हूं हां करते हैं, बोलते नहीं हैं। आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। आप जब उनको समझाते हैं तो आपकी बात को बहुत गौर से, बहुत ध्यान से इसलिए सुनते हैं कि वास्तव में आप क्या कहना चाहते हैं, आपका मंतव्य क्या है। तो इसलिए मैं भी आप सबसे ये खास तौर पे कहना चाहूंगा कि ये जो श्रवण कला है, देखिए यहां पर मैंने कहा कला, ये कला है और कला को हमेशा सीखा जाता है। क्राफ्ट मीन्स आर्ट। आर्ट आप अच्छी जानते हैं, आर्ट आप अच्छी बना सकते हैं, लेकिन उसमें पारंगत तभी हो सकते हैं जब आप उसको और ज्यादा शार्प करें और ज्यादा अच्छा उस पर ट्रेनिंग लें और उसको ज्यादा प्रशिक्षण प्राप्त करें। वही बात यहां पर श्रवण कला में है। तो मित्रों, इस बात के लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी लोग इफेक्टिव लिसनिंग की प्रक्रिया को जाने और समझने की कोशिश करें। चलिए हम आपसे ये कहेंगे कि सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि एक अच्छे लिसनर, एक अच्छे श्रोता के क्या गुण होते हैं। तो प्रथम बिंदु के रूप में हम अगर कहें, हमेशा प्रसन्नचित्त हृदय के साथ श्रवण क्रिया को करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आप प्रसन्नचित्त होंगे तो सुनने की प्रक्रिया जो है हमेशा बहुत अच्छी होती है। दूसरी चीज है, विषय को अच्छी प्रकार से सुनने और समझने के लिए आवश्यक है कि हम अपना ध्यान जो वक्ता है उसके आसपास ही रखें। सुनते समय वक्ता के शब्दों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
क्योंकि वक्ता भी एक कुशल वक्ता के रूप में आपके सामने उपस्थित हुआ है। वो भी शब्दों का जो चयन करेगा बहुत सोच समझ कर करेगा, क्योंकि वो भी एक एक शब्द को चुन करके आपके लिए प्रस्तुत करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम सही शब्द का सही जगह पर स्थान पर प्रयोग नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए अगर वो बहुत मेहनत के साथ में आपको अपनी बात को समझाना चाहता है तो आपको भी उसकी बात को बहुत ध्यान से एकाग्रचित्त हो करके उसकी बात को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इस दौरान पर जब कोई वक्ता अपनी वार्ता को चालू रखे हुए है, अपने ध्यान को कहीं भी नहीं भटकाना चाहिए। ना इस दौरान अपने आसपास बैठे लोगों से किसी प्रकार की वार्ता करनी चाहिए। शांत होकर के शांत चित्त के साथ में सुनना चाहिए। जितना आप शांत होकर के शब्दों को ध्यान से सुनेंगे उतना ही बेहतर आपका मस्तिष्क उसको ग्रहण करेगा, और जितना अच्छा वो ग्रहण कर लेगा उतना ही अच्छा उसका वो विश्लेषण करेगा। ये हमारी मस्तिष्क की प्रक्रिया है। इसलिए इस दौरान अपने मन में किसी प्रकार के थॉट्स नहीं लाने चाहिए। खास तौर पर आपके मन मस्तिष्क में अचानक बीच में कुछ ऐसे ध्यान भटकाने वाली चीजें आ जाती हैं जहां पर आप वार्तालाप को सुन तो रहे हैं लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जरा देर के लिए भी विचलित हुए, उतनी देर में हो सकता है वक्ता ने कोई महत्वपूर्ण शब्द को, जो कि उस वार्तालाप का अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु था या अत्यंत ही महत्वपूर्ण शब्द था, जिसको कि आपने मिस कर दिया, जिसके कारण वार्ता जो आपके बीच में हो रही थी, सुनने की क्रिया हो रही थी, वो बाधित हो जाएगी और आप जो कहना चाहता था आप उसको न ग्रहण करके कुछ अन्य मतलब ग्रहण कर लेंगे। बस यहीं पर समस्या खड़ी हो जाती है। स्वयं भी सुनने की प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब वक्ता शब्दों का संकलन करके उनको वाक्यों के रूप में ढालकर आप तक अपनी बात को पहुंचा रहा हो, उस समय उसकी सोचने की प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। रोककर, टोककर या बीच में कोई प्रश्न करके उसके जो सोचने की प्रक्रिया है उस पे बाधा पहुंचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है, अपने साथ अपने पास में हमेशा एक पेन और एक डायरी अवश्य रखें, ताकि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें आप अवश्य नोट करें। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, जब मैं इंटरमीडिएट पास करके और बीएससी में एडमिशन लेकर के मैं अपने अध्ययन कार्य के लिए डिग्री कॉलेज में पहुंचा था, तो वहां इंटर कॉलेज की अपेक्षा डिग्री कॉलेज में लेक्चर की प्रक्रिया होती है। लेक्चर हमेशा
ध्यान से सुनने की प्रक्रिया होती है। वहां पर तो प्रोफेसर आते थे, पढ़ाते थे और पढ़ा करके अपनी बात को कह करके अंत में एक सवाल पूछते थे कि किसी के मन में कोई प्रश्न हो। तो वहां तो उस समय हम लोग प्रश्न ही नहीं पूछ पाते थे, क्योंकि हमको जो श्रवण कला है वो पता ही नहीं थी। तो मित्र, मैं अपने अनुभव के अनुसार आपको इस बात को बता रहा हूं कि अध्ययन की महत्वपूर्ण बिंदु में जितना सुनने की कला आवश्यक है, वो सीखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। वक्ता के विचारों के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, वो है उसके हाव भाव या उसके फेशियल एक्सप्रेशन या उसकी शारीरिक भाषा या बॉडी लैंग्वेज को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्योंकि वक्ता जब किसी बात को समझा रहा होता है तो वो अपने संपूर्ण शारीरिक गतिविधियों को शामिल करके अपनी बात को आप तक पहुंचाना चाहता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उसके मनोभावों को, जो बहुत ही संक्षिप्त या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसके चेहरे पर परिलक्षित होते हैं, अगर आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान उसके चेहरे पर, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर, उसके शरीर शारीरिक हाव भाव पर नहीं है, तो आप उसके शब्दों को तो पकड़ लेंगे, लेकिन जो एम्फेसिस या जोर या प्रभाव वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा डालना चाहता है, वो आप मिस कर देंगे। और इससे जो मैसेज आपके मस्तिष्क तक जाना चाहिए था, वो सही रूप से नहीं पहुंचेगा। सुनने की प्रक्रिया में, जैसा कि आप जानते हैं, आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे। वो हो सकता है कि कुछ वार्तालाप करें, लेकिन आपका ध्यान वक्ता के ऊपर होना चाहिए, न कि उन लोगों के ऊपर कि जो बातचीत कर रहे हैं। उन्हें शांत रूप से उनसे रिक्वेस्ट करके उनको शांत करने का प्रयास करें, अगर आपके सुनने की प्रक्रिया में बाधा पहुंच रही हो। और सबसे अंत में जो प्रश्न आपके मन में आ रहे हो, उन्हें संकलित करते रहिए और सबसे अंत में वक्ता से अपने उन प्रश्नों के उत्तर अवश्य लीजिए जो वार्ता के दौरान आपके मन में उपजे थे। उन्हें शांत करना आवश्यक है, क्योंकि वो जो व्यक्ति जो वार्ता आपसे कर रहा था, वही बेस्ट पर्सन है जो आपके सवालों का बेहतर जवाब आपको दे सकता है। कभी कभी हमारे मन में यह आता है, चलो हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, या चलो हम दूसरे से पूछ लेंगे। अरे भाई, जब आपके सामने वक्ता उपस्थित है तो सौम्यता के साथ में, विनम्रता के साथ में हम अपने जो विचार हैं, जो स्पष्ट तौर से हमारे मस्तिष्क में अभी संग्रहित नहीं हो पाए हैं, उन पर चर्चा करने से आपको हिचक नहीं रखनी चाहिए। देखिए, वार्ता के दौरान आपको जरूरी है कि बहुत सी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जो लोग अच्छे लिसनर्स होते हैं, वो अच्छे सीखने वाले होते हैं। दे आर द बेस्ट लर्नर। गुड लिसनर
इज द बेस्ट लर्नर। इसको नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठाइए। गुड लिसनर इज गुड लर्नर। चलिए आपसे थोड़ी और चर्चा करें, क्योंकि वार्ता के दौरान या वक्ता के वार्तालाप के दौरान बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आपकी श्रवण कला को बाधित कर सकती हैं। उन बिंदुओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं। चलिए सबसे पहले एक अशांत वातावरण सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, सुनने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसलिए वक्ता को हमेशा एक बहुत ही शांत वातावरण तैयार करना चाहिए। अपने श्रोताओं से पहले ही कह देना चाहिए कि शांत वातावरण में ही सुनने की क्रिया को चरम तक पहुंचाया जा सकता है। दूसरी है भाषा या लैंग्वेज। भाषा जितनी ही सरल हो, देखिए यहां पर एक बहुत आवश्यक चीज हो जाती है कि जो वार्तालाप करने वाला वक्ता है या जो सिखाने वाला टीचर है, जो शिक्षक है, उसे अपने सामने उपस्थित जो जन समुदाय है वो किस प्रकार का है, किस लेवल पे है, उनके ज्ञान की स्थिति क्या है, इसका उसे पूर्वावलोकन कर लेना चाहिए। उसे अनुमान लगा लेना चाहिए कि उसे किस स्तर पर जाकर के उस प्रक्रिया को करना है। जैसे कि मैंने पाया है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जो हमारे छात्र होते हैं वो अभी कॉलेज के लेवल पे होते हैं, स्कूल के लेवल पे, तो उनका ज्ञान जो है वो सीमित होता है। इसलिए उन्हें बहुत ही विस्तार से बिंदुओं को स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है। कई बार हमारे सामने जो बच्चे बैठे होते हैं उनमें से कुछ कमजोर होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं और कुछ बहुत ही अच्छे होते हैं। तो हमें उन कमजोर छात्रों के लिए भी उनके स्तर तक जाने की आवश्यकता होती है। वहां पर कई बार जो अच्छे छात्र होते हैं, जिनका ज्ञान उनसे बेहतर होता है, वो विचलित होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इस स्तर पर पढ़ाने की क्या हो सकता है। लेकिन जो अच्छा शिक्षक है वो जानता है कि उसे एक अच्छे वेरिएशन की आवश्यकता है। वो लोअर से हायर लेवल तक जाता है ताकि जो कमजोर छात्र है वो उस चीज को समझ ले और जो अच्छा छात्र है उसके लेवल पर भी जाकर के वो उस प्रक्रिया को पूर्ण करे, ताकि जो अच्छा छात्र है और ज्यादा सीखना चाहता है उसे उसको सीखने में किसी प्रकार की बाधा ना हो। तो इसलिए इसका मतलब है कि वेरिएशन की आवश्यकता है, लोअर टू हायर लेवल पर जाने की आवश्यकता होती है। तीसरा स्तर है वो है लापरवाही का। श्रवण क्रिया में लापरवाही बिल्कुल भी अच्छी प्रक्रिया नहीं है। मैंने अपने अध्यापन के दौरान पाया है कि बहुत से छात्र जिनका अध्ययन करने में बहुत ज्यादा रुचि नहीं होती है, वो अपने स्थान को खिड़की के पास सेट कर लेते हैं। पहले इस तय करके बैठ जाते हैं कि मुझे तो खिड़की के पास बैठना है। और मैंने पाया कि कई बार अध्यापन के दौरान मैंने जो खिड़की के पास बैठे हुए छात्र हैं उनको पाया कि वो खिड़की के बाहर देखने में ज्यादा समय व्यतीत कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ
यहां से उनकी लापरवाही परिलक्षित हो रही है, और वही छात्र जो है कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि एक एक कनेक्टेड सब्जेक्ट होता है। उस कनेक्टेड सब्जेक्ट को आप क्या करते हैं कि आज नहीं कल सीख लेंगे, कल नहीं परसों सीख लेंगे, और ये विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक को छोड़ा दूसरा नहीं समझ में आएगा, दूसरे को समझ नहीं पाए तो तीसरा नहीं समझ पाएगा। इसलिए शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि प्रतिदिन हम अपने ध्यान को केंद्रित करके और मन बना करके आए कि मुझे अपनी पढ़ाई में, अध्ययन क्रिया में रुचि लेनी है। तो यहां से रुचि उत्पन्न करने लेना बहुत ही आवश्यक है। आप अपना कीमती समय लेकर चलते हैं, स्कूल तक आते हैं, पैसे का व्यय करते हैं, और स्कूल में आकर के आप सीखने की प्रक्रिया नहीं करते हैं, तो आप अपना समय और दूसरों का समय भी बर्बाद करते हैं। इसलिए रुचि को पैदा करके चलिए। हियरिंग पावर, हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जिसकी सुनने की क्षमता थोड़ी बहुत कमजोर हो, तो उसे अपना स्थान आगे की पंक्तियों में तय कर लेना चाहिए, ताकि उसकी श्रवण क्रिया में कोई बाधा ना हो, वक्ता को अच्छी प्रकार से भली भांति सुन सके। इस दौरान पर वक्ता को, खासतौर पर जो आपका टीचर है, उसे इस बात की भी आवश्यकता होती है कि वो अपनी आवाज को, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आवश्यकता अनुसार अपनी बात को कहने के लिए, अपनी आवाज को पीछे तक पहुंचाने के लिए ज्यादा जोर से, ज्यादा प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को रखे। तो ये जो कुछ बाधाएं मैंने बताई हैं, इन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब चलिए कुछ हम बात करते हैं प्रभावी श्रवण क्रिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इन पर जरा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि आप एक कुशल और प्रभावी श्रोता बनने का प्रयास करें। देखिए, मैंने कहा है कुशल, यहां भी कुशलता की आवश्यकता है। और प्रभावशाली मीन्स आपको स्वयं अपने आप में एक प्रभाव उत्पन्न करना पड़ेगा। चलिए एक एक बिंदु पर जरा बात करते हैं। अपना पूरा ध्यान वक्ता की बातों पर लगाएं। यहां वक्ता का तात्पर्य आपके शिक्षक से, आपका शिक्षक जो है उसके लिए आवश्यक है कि जो वक्ता जब भी आपके सामने उपस्थित हो तो वो ऐसे स्थान पर खड़ा हो जहां से आप उसे भली भांति देख पाएं। उसे अपनी पोजीशन को हमेशा क्लास के अंदर बदलते रहना चाहिए। कभी एक कोने पर खड़े होकर के लगातार नहीं बोलना चाहिए, उसे कभी बीच में, कभी दूसरे कोने पर खड़े होना चाहिए, ताकि कभी किसी के बहुत पास हो और कभी किसी के बहुत दूर हो। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के बहुत पास हो दिखे और बाकी लोगों से बहुत दूर दिखे। तो इसके लिए ये वक्ता का प्रश्न है, उसे इस बात का ज्ञान होता है, इसलिए वो हमेशा क्लास में अपनी पोजीशन को बदलता रहता है। आपकी आवश्यकता है कि आप उस पर कंसंट्रेट करें, उसके बॉडी लैंग्वेज की, शरीर की शारीरिक जो भाषा है उसको और उसके मनोभावों को देखने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए उसके ऊपर लगातार अपना ध्यान केंद्रित करके रखें। अगर इस दौरान आपके मन में कोई दूसरे तरह के विचार आ रहे हो, कभी कभी विचार आते हैं,
आप इसको मना नहीं कर सकते। हमारा मन या हमारा मस्तिष्क बहुत तेजी से सोचता है, उसे जरा सा भी अगर गैप मिल जाता है, मात्र कुछ सेकंड का भी, उतने में भी वो इधर उधर विचरण कर लेता है। इसलिए हमें इधर उधर न करके कंसंट्रेट करना है, अपने आप को केंद्रीकृत करना है। लेकिन अगर आपके आसपास किसी प्रकार के विचलित करने वाले कारक हो तो उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा लिसनर बनने के लिए जरूरी है कि आप उन कारकों को जो आपको विचलित कर रहे हैं उन पर आप कंसंट्रेट मत करिए। वार्तालाप के दौरान जब वक्ता अपनी बात आप तक पहुंचाने के प्रयास में बहुत प्रयत्न करके आपके पास तक अपनी बात को रख रहा है, उस समय किसी प्रकार से भी उसे बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। अन्य बिंदु पर बात करेंगे। वक्ता को भी यह आभास होना चाहिए कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट जानते हैं ना आप सभी लोग? इस बात को तो अच्छी तरह समझ गए होंगे मेरे मुस्कुराने के पीछे आई कांटेक्ट का मतलब। लेकिन यहां पे आई कांटेक्ट अपने अध्यापक के साथ है, इसे मत मिस करिए, क्योंकि ये एक वाईफाई सिस्टम है। अगर आपने अपने टीचर से नजर हटाई तो आपका वाईफाई कनेक्शन टूट जाएगा और आपका ध्यान भंग हो जाएगा। इसलिए आई कांटेक्ट बनाए रखिए। वक्ता का उत्साह को बढ़ाने के लिए सर को हिलाते हुए उसे यह मैसेज जरूर देना चाहिए कि मैं आपकी बात को बड़े मनोयोग, बड़े ध्यान से सुन रहा हूं। जहां पर आवश्यकता हो अपनी मुस्कुराहट को भी व्यक्त करिए। इससे वक्ता को पता चल जाएगा कि आपको उसके विषय में बहुत ही रुचि प्राप्त हो रही है। इससे उसका उत्साहवर्धन होगा। साथ में उसकी शारीरिक मुद्रा पर भी ध्यान देते रहें। जरूरी हो तो हां हूं करके भी अब अपनी बात जरूर रखें, जरूर से मैसेज दें। बीच बीच में प्रतिपुष्टि, जिसे फीडबैक कहते हैं, अपने टीचर को, अपने अध्यापक को अपनी फीडबैक अवश्य दीजिए। ध्यान रहे कि जो अच्छा अध्यापक होता है वो आपकी फीडबैक से बहुत चीजों को समझ लेता है। अगर आप अपना ध्यान उससे हटाते हैं तो इसका मतलब है नॉट इंटरेस्टेड। या तो विषय आपको नहीं समझ में आ रहा है या उसके विषय में आपको रुचि नहीं प्राप्त हो रही है, उसे तत्काल पता लग जाता है। इसलिए आवश्यक है कि आप अपने ध्यान को उसके साथ में लगाए रखें और साथ में इंडिकेशन भी दें। अगर आवश्यक हो कई बिंदुओं पर आप उनसे छोटे मोटे सवाल भी कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्न, ताकि उसे यह ज्ञात होता रहे कि आप उसके साथ में जुड़े हुए हैं। यह बात को ध्यान रखिए, वक्ता अभी अपनी बात को समझा रहा है, अभी उसने कोई निष्कर्ष नहीं लिया है। इसलिए आप भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रयास ना करिए। वक्ता के पहले आपको भी किसी प्रयास पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंत में, वार्ता के अंत में जब अध्यापक समराइजेशन करेगा, संक्षिप्त रूप में पूरे अभ्यास को या पूरे वार्तालाप को समेटने
की तैयारी करेगा तो वो प्रमुख बिंदुओं पर फिर से आपको एक बार याद अवश्य दिलाएगा। तहां उस समय पर वो आपकी बातों को समझ जाएगा। इसके पश्चात जब वो अपनी वार्ता को अंत करेगा तब आपके प्रश्नकाल का समय हो जाता है। चलिए, एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा और वो है ट्रिपल ए। 3A आपको याद रखने की आवश्यकता है। 3A। 3A का मतलब हो गया कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड। एटीट्यूड सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है अटेंशन और तीसरा है एडजस्टमेंट। तो हमने आपसे 3 बिंदु कहे, 3A कहे। नंबर 1 एटीट्यूड, नंबर 2 अटेंशन और नंबर 3 है एडजस्टमेंट। ध्यान रखिएगा, ये क्रम बदलना नहीं चाहिए। आप अपने हिसाब से कहें कि इसको हम फर्स्ट में रख लें, लास्ट वाले को, और दूसरे वाले को लास्ट में कर दें, या क्रम चेंज कर लें। नहीं, ये तीनों चीजें एक क्रम से चलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटीट्यूड या रवैया। ओके, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कई छात्रों का मैंने क्लासरूम में एटीट्यूड देखा है। एटीट्यूड का वो क्या मतलब होता है? ये विषय तो मुझे आता है, ये विषय तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, इसमें मुझे सीखने की क्या आवश्यकता है? ये शिक्षक मुझे क्या सिखाएगा? इससे ज्यादा तो मैं होशियार हूं। होता कि नहीं होता है? आप बताइए जरा, दिल पे हाथ रख के बताइए कि ऐसा आपके साथ में या किसी दूसरे ने अवश्य आपके सामने ऐसा किया होगा। यही कहलाता है एटीट्यूड। इसलिए आप अपने रवैये को सबसे पहले पॉजिटिव बनाइए। सबसे पहले आपको अपने मन में यह अवधारणा, कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा, आई एम ए लर्नर। मैं एक सीखने वाला व्यक्ति हूं। जैसे ही आप ये कहेंगे कि मैं सीखने वाला व्यक्ति हूं, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। क्यों? मैं तो सीख रहा हूं, इसका मतलब अभी मुझे नहीं आता है। तो फिर क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन स्वतः ही वार्तालाप की तरफ चला जाएगा। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है ध्यान या अटेंशन। जैसे ही अपने आप को आपने व्यवस्थित कर लिया, मैं लर्नर हूं, अटेंशन स्वतः ही बढ़ जाएगा। क्योंकि आप निश्चित तौर पर उसकी बातों को, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो वक्ता हो, आप उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना शुरू कर देंगे। और जैसे ही आप सुनना शुरू करेंगे वैसे ही सीखना शुरू कर देंगे। इसलिए अटेंशन हो गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब तीसरा बिंदु आता है एडजस्टमेंट या सही रूप से तालमेल। अपने विचारों को सही रूप से तालमेल करके समायोजित करने की कला एडजस्टमेंट कहलाती है। ध्यान रखिए, जहां हम सीखने के लिए आए हैं वहां पर हमारी समायोजन की कला बहुत ही आवश्यक हो जाती है। हमारे द्वारा या शिक्षक के द्वारा हमेशा यह प्रयास किया जाता है कि वो
अपने श्रोताओं तक या अपने लर्नर तक सही ढंग से सही भाषा का उपयोग करते हुए, सही बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखते हुए अपनी बात आपको समझाने का प्रयास करता है। वहां पर आपके लिए भी आवश्यकता होती है कि आप भी उसकी बातों को ध्यान से सुनिए और बेवजह के मुद्दों को बीच में डालने की कोशिश न करिए। अब आइए जरा बात करते हैं वेज ऑफ प्रॉपर लिसनिंग। कौन से रास्ते हैं या सही ढंग से सुनने की जो कला है उनको भी हम जानते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि प्रॉपर लैंग्वेज, वो लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए जो वक्ता को सही रूप से समझ में आती है, अन्यथा सारा प्रयास विफल हो जाएगा, बेकार चला जाएगा। इसलिए सरल भाषा को, सिंपल भाषा को, जिसे श्रोता अच्छी तरह से समझ सके, उसी भाषा में श्रोता तक अपनी बात को पहुंचाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि अगर वक्ता या आपका जो अध्यापक है उस लेवल पर बात नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आप इशारा करिए, उन्हें आप समझा दीजिए कि सर थोड़ी और सरलता की आवश्यकता है ताकि विषय को हम अच्छी प्रकार से समझ लें। इसलिए यहां पर आपको थोड़ा सा उनके साथ में तालमेल बैठाने की आवश्यकता होती है। जब भी अध्यापन क्रिया हो वहां पे एक पीसफुल एटमॉस्फियर, वातावरण, शांतिपूर्ण वातावरण तैयार कर लेना चाहिए। वहां पर सभी छात्रों को बहुत समझदारी से सुनने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि प्रॉपर माध्यम, अगर माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो माइक डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कंप्यूटर के माध्यम से अगर दे रहे हैं तो उसमें जो सिस्टम है, वाईफाई सिस्टम है, वो आपका कहीं पर ब्रेक ना आए, उसके लिए भी ध्यान रखना चाहिए। अर्थात कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में जो शारीरिक भाषा है उसको भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, इफेक्टिवली, प्रभावशाली तरीके से सामने रखना चाहिए ताकि श्रोता शब्दों पर और शारीरिक हाव भाव पर विशेष रूप से ध्यान दे करके चीजों को समझ सके। तो दोस्तों, ये आज मैंने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चुना है। मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और सीखने का प्रयास करिए। मेरे चैनल को, केएन सर जी का जो चैनल है उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य दोस्तों तक अवश्य पहुंचाइए। थैंक यू, धन्यवाद।